वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहले हमने पढ़ा निर्वाचन आयोग के बारे में, ईसी, इलेक्शन कमीशन, और आज हम पढ़ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह जो है संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण एक संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है कहने का मतलब है कि संविधान के अंदर इसको एक आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 टोटल 22 भाग में विभाजित संविधान में से 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता व शक्तियों के कार्यों के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो भाग 22 आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में है। उसके स्वतंत्रता, शक्तियां, कार्य व गठन, उसकी सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 टू 323, 324 से लेकर इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। इसकी संरचना की अगर बात करें, लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है स्पष्ट। इसमें पॉइंट ऑफ नोट वाली जो पॉइंट है, इसमें इसके आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख भी नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की अवधि तक इनमें से जो भी हो 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या फिर 65 वर्ष कहने का मतलब ये है, 6 वर्ष या 65 वर्ष कहने का मतलब है कि अगर 59 ईयर के एज में अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं, इसमें राष्ट्रपति उसको जो राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है, तो 59 वर्ष की आयु में अगर किसी व्यक्ति की है तो वह जो है 65 वर्ष 6 वर्ष तक, मतलब 59 और 6 65 वर्ष तक उस कमीशन में रह सकता है। अगर वह जो है 62 साल की उम्र में उस आयोग में सेलेक्ट होता है तो केवल 3 साल ही, मतलब 65, उसका उम्र अगर 62 साल है तो 65 साल के रहने तक ही उस कमीशन में काम कर सकता है। पहले वो पद धारण कर सकते हैं, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए।
निष्कासन, राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और अपनी पदावधि के दौरान अपने पद से कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, या अगर राष्ट्रपति से समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, या निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है, किसी कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, भारत सरकार के संविदा करार से संबंधित है। स्वतंत्रता, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि अध्यक्ष या पद की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इन्हें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि संचित निधि के लिए इनका वेतन के लिए उनमें मतदान या लेखानुदान की प्रक्रिया नहीं होती है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी और नियोजित सरकारी पत्र के नौकरी के लिए पात्र नहीं हो सकता। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी का कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार जो है भारत सरकार किसी राज्य के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किए जा सकते दूसरे कार्यकाल के लिए। मतलब इस सेंटेंस कहने का मतलब है, अगर वह 65 साल की उम्र या 6 साल कार्य कर चुका है तो उसको जो है, भले ही उसका जो है 65 साल ना हुआ हो, कहने का मतलब है अगर वह जो है 53 साल की उम्र में यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाता है और 53-59 साल में उसके रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको दोबारा उस कमीशन में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन इस प्रकार। अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार के होते हैं, 3 हैं अभी वर्तमान में। एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको आईएएस बोलते हैं, आईएएस और आईपीएस, और एक जो आईएफएसओ जो फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं। 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी ऐसी सेवाओं के लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित उनके संयुक्त भर्ती योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करते हैं। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत
सभी यकीनी मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है, निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धतियों से संबंधित विषयों पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में, सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति व सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत से काम करते सभी अनुशासनिक विषय ज्ञापन या अर्जी सहित इसमें सम्मिलित है। निंदा, कड़ाई से अनुमोदन, निरानुमोदन, वेतन वृद्धि से इनकार, निम्न सेवाओं या रैंक में कमी, अनिवार्यता, सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा, उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना, अल्पकालीन नियुक्ति, 1 वर्ष से अधिक का नियुक्तियों का नियमितकरण से संबंधित विषय, सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं है। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी और बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारणों नियुक्त ज्ञापन को संसद के दोनों समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। सीमाएं, उनकी लिमिटेशन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण के मामले पर सेवाओं व पदों पर नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातियों के दावे को ध्यान में रखने हेतु आयोग व प्राधिकरण की अध्यक्षता व सदस्यता, उच्च पद ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से मामले में किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि प्रोन्नति या
अनुशासनात्मक विषय पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए व ग्रुप सी की भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन व सेवाओं की स्थिति, कैडर, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत व पेंशन, कहने का ये मतलब है कि उनके सिलेक्शन के बाद उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी नियुक्ति है, उनको पोस्ट देना है, उनको काडर, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि के बारे में यूपीएससी का कोई भूमिका नहीं होता। इस बारे में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक है, जहां देखता है, जहां यूपीएससी भारत की मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र पर निर्भर करता है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि संसद को आयोग के सुझावों के विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषय पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया है, इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और अक्टूबर 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। मतलब सीवीसी जो है, सीवीसी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। तो यूपीएससी का जो भार है वो सीवीसी से ज्यादा है, इसकी मान्यता ज्यादा है, अधिक है। तो ये था यूपीएससी कमीशन के बारे में, इसके संगठन, इसके शक्ति, इसके सदस्यों की बर्खास्तगी, इन सब के बारे में यूपीएससी के टोटल आप पीवाईक्यू देख सकते हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपनी कमियों पे काम करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।